हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सबको पता होगा कि यूपीएससी के 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस वाला जो पोर्शन है ना, इसमें अभी हाल फिलहाल में इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक मेंटोरशिप, 1-on-1 मेंटोरशिप रखा था इसी संडे को। तो हम 5-6 मेंटोर्स मिलके 1-on-1 डिस्कशन से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स को कैटर कर पाए थे। उतनी ही कैपेसिटी थी, लेकिन जो फीलिंग उनके चेहरे पर थी हमसे बात करने के बाद या फिर हमसे मिलने के बाद, वो खुशी अपने आप में एक, मतलब आप कह सकते हो इनर सेटिस्फैक्शन है। उसको मैं सच में वर्ड्स में नहीं बोल सकता हूँ। दिन भर बोलते बोलते गला बिल्कुल ख़राब हो गया था, बट आखिरी में बिल्कुल शाम तक में भी हम थके नहीं थे, हमें मज़ा आ रहा था। फिर भी वो तो टाइम लिमिटेशन है, हम उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं और सब लोग इस तरीके से वापस से फिर कभी मिल लेंगे। बट वो सेशन सुनने के बाद, वो सेशन अटेंड करने के बाद मैं कम से कम 25 to 30 स्टूडेंट से मिला। उसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सबका अपना बहुत बड़ा इशू है। किसी के रिलेटिव्स वाले प्रेशर हैं, कोई अपने आप से परेशान है, अपने एटीट्यूड से परेशान है, हरकतें नहीं सुधार पा रहा है। सिंपल सा सोल्यूशन जो कि आपके लाइफ से मिसिंग है और कोई आपको सामने से बता देता है तो आप लोग को लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है। वो आप भी पता कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन जब सामने से कोई एक पर्सन बहुत सीरियस मोड में आपको समझाता है ना, तो डेफिनेटली इट फील्स अ लॉट। उसी चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए हमने क्या किया है, जो हमारा मेंस क्रैश कोर्स था उसके कुछ एक सब्जेक्ट्स का हम लोग ओपन ओरिएंटेशन सेशन रख रहे हैं। ओपन सेशंस में आप क्या हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये क्लास अभी मेरे बोलने के बाद आप एक एक्सपर्ट फैकल्टी से वापस से इस क्लास को रिज्यूम करोगे। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल अगेन हम सबके सामने ये 2 क्लासेस प्रेजेंट है। तो जो भी दिल्ली के आसपास के रीजन में रह रहा है, ओल्ड राजेंद्र नगर में है या तो करोल बाग में है या तो मुखर्जी नगर में है, कहीं पर भी है, आप इन सेशंस को ज़रूर से अटेंड करने आओ। क्योंकि जो चीज़ें आप इस 1-2 घंटे में सीखोगे वो हो सकता है कि आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन रहा हो। तो इसीलिए उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए एटलीस्ट आप यहाँ पर ज़रूर से आओ। ये आप सबको पता होगा, ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारा दिल्ली सेंटर है, गूगल कर सकते हो, अदरवाइज़ इसमें भी लिखा होगा, ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ लेना एड्रेस को, गूगल सर्च कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे मैं गूगल का मैप लिंक भी दे दूँगा। हम बेसिकली सबसे पहले 10:30 बजे इंटरनेशनल रिलेशंस पारस सर के साथ मिलेंगे और डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करंट और स्टैटिक को कैसे एक साथ इकट्ठा करके इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम हम अपने 20 से 25 मार्क्स का इजाफा कैसे कर सकते हैं इन 2 सब्जेक्ट्स को मिला के। एट द सेम टाइम जो भी हमारा सिलेबस है उसको इस हिसाब से हम पढ़ें कि हमारा जो प्रायोरिटी लेवल है वो डिसाइड हो सके, कौन से टॉपिक से इस बार क्वेश्चन आ रहे हैं वो पता चल सके हमें। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। सो वी एक्सपेक्ट कि आप सब लोग इस लिमिटेड सीट्स में ही यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे और हम यहाँ पर जो भी कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपके खुशी, आपके सेटिस्फैक्शन से रिलेशन है। तो वी वांट कि आप यहाँ पर प्रेजेंट रहो। एट द सेम टाइम आपको 12 बजे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि अपने आप में यूपीएससी का एक उभरता हुआ सब्जेक्ट है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इधर बीच, तो आप इस चीज़ के लिए भी इन्हीं पोर्शंस पर डिस्कशन देख सकते हो। तो कल आओ यहाँ पर 10:30 बजे और 12 बजे और इस चीज़ को बिल्कुल डन कर दो और सीखो कि मेंस की प्रिपरेशन में हम कैसे आगे रह सकते हैं। इट डज़ नॉट मैटर कि आपका इस बार प्रीलिम्स निकल रहा है, नहीं निकल रहा, आपका टारगेट 2022 है, 2023 है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट आप सब लोग यहाँ पर आ सकते हो। टीचर से जब आप बात करोगे ना, 1-to-1 इंटरेक्ट करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बातचीत करना ही बहुत सारे पार्ट का सोल्यूशन होता है। पूरा इंटरनेशनल रिलेशन ही दूसरे देशों से किस पे चलता है, टॉक्स के बेसिस पर चलता है। बायलैटरल टॉक्स, मल्टीलैटरल टॉक्स, तो यहाँ सब होगा कल, बायलैटरल भी होगा, मल्टीलैटरल भी होगा। आ जाओ सबके सब, ठीक है। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अपने इस लेक्चर को। गोइंग फॉर मेंस दिस टाइम, कौन जा रहा है मेंस के लिए? नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर ओनली। ऑप्शनल्स सोशियोलॉजी, ओके, PSIR, ओके। तो कैसी चल रही प्रिपरेशन? नॉर्मल। रैंक 1 वाली नहीं चल रही? नहीं सर, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट अभी स्टार्ट ही। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 1 नहीं लानी? यस सर। तो लानी है ना, तो प्रिपरेशन तो रैंक 1 वाली होनी चाहिए। अटेम्प्ट कोई भी हो, अटेम्प्ट डजंट मैटर, ओके। तो आइडिया इज कीप गोइंग। हु नोस कौन से अटेम्प्ट में कौन सी रैंक आ जाए। इनफैक्ट जब रैंक 1 आती है तो पता भी नहीं होता कि आ जाएगी। चलो, सो यू मस्ट हैव सीन विद रिगार्ड टू पॉलिटी क्या क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, या एक बार सिलेबस को पढ़ें ठीक से। एनी डाउट्स यू हैव सो दैट आई कैन टेक अप इन द क्लास? कोई ऐसा स्पेसिफिक डाउट?
या जेनरिक हैं सबके? कैसे पढ़ें सर? जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे सॉल्व करें? एनी स्पेसिफिक डाउट यू हैव? कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आती है। कंटिन्यूटी विद रिगार्ड टू एवरीथिंग, मतलब कैसे कंटिन्यू करें? ओके, क्या डाउट है? सर जिस हिसाब के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कैसे अप्रोच होनी चाहिए? जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड फाउंड ऑन इट्स एसेंशियल फेसेट्स। ये क्वेश्चन तो लक्ष्मीकांत में है भी नहीं, है ना? इस बार क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं। इनफैक्ट इफ यू सी सिंस पास्ट फ्यू ईयर्स, 3 साल अगर हम देखें 2019, 2020, 2021, तो क्वेश्चंस हैव बीन ऑन वेरी एनालिटिकल साइड, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। और अगर आप देखोगे क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड थे। लेटेस्ट से अगर मैं टर्म यूज़ करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो ये पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में थी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट बार बार यूज़ कर रहा है वर्ड जब भी बात आती है मोरालिटी की। आपने एथिक्स में एक टर्म पढ़ा होगा मोरालिटी। व्हाट इज़ मोरालिटी? इन जनरल बचपन से मॉरल्स पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। एक होता है ना मॉरल्स का, मेरे तो मॉरल्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। आप लोग कैसे आते थे? मेरे लिए बेस्ट था मॉरल्स, बिना पढ़े जाओ 10 आउट ऑफ 10 मिल जाते थे। और मेरे मैथ इंडिविजुअल के अलग-अलग मॉरल। एग्जैक्टली, मेरे मॉरल्स आपके मॉरल्स फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म जो अटैच कर दी वो है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो दैट मीन्स समथिंग विच इज़ राइट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और समथिंग विच इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी दी ऑर्डर ऑफ द डे, हैज़ टू बी दी लॉ ऑफ द लैंड। तो यही एग्जैक्टली पूछा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर नहीं भी पता टर्म तो यहीं से क्लियर हो गया। कहाँ रूटेड है? कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल फैसेट्स क्या हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्स्टिट्यूशनल के एसेंशियल फैसेट्स क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, है ना, राइट्स टू एवरी सिटीजन्स, इक्वालिटी, यही सब है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस। तो करंट डिसीजंस, जैसे कि वुमेन को सबरीमाला में राइट्स देना। एक्चुअली द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वॉज अगेन एंड अगेन रिआइटरेटेड इन द केस सबरीमाला। सबरीमाला में कोर्ट ने 2018 में बार बार इस टर्म को यूज़ किया था, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शैल प्रिवेल। तो इसलिए वुमेन को राइट्स दे दो सबरीमाला में। सर एक्चुअली कोर्ट ही ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन करेगी। एग्जैक्टली, बिकॉज कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करती है। व्हेनेवर वी आर स्टक, लेट अस से योर कॉन्स्टिट्यूशन पर से सेज दैट व्हेनेवर वी आर स्टक, हम जब भी स्टक हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट को लेके? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, या हायर कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम एंड अगेन बताती है कि क्या सही है। और यू कैन से, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के 3 काम होते हैं। मैं आपसे पूछूं सुप्रीम कोर्ट के 3 काम होते हैं, कौन से 3 हैं? गवर्नमेंट को सजेशन देना। नहीं, सबसे पहला काम है इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा काम है प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स। तीसरा काम है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। बस अक्रॉस द वर्ल्ड आप कोई भी डेमोक्रेसी का कोर्ट उठा लो, यही 3 काम है प्राइमरीली जो डिफाइंड होते हैं। आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। आपके मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट, क्रिमिनल डिस्प्यूट, ये सब रिजॉल्व करना। दिस इज व्हाट इज द ओनली टास्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। अभी लक्ष्मीकांत में नहीं था, बट इट वॉज इन करंट अफेयर्स सिंस 2020। टाइम एंड अगेन एडिटोरियल्स बार बार बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शैल प्रिवेल, वेदर इट इज इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, वेदर इट इज इक्वालिटी अमंग जेंडर, वेदर इट इज इक्वालिटी अमंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कास्ट। कहीं पे भी हो, कौन डिफाइन करेगा फाइनली? सुप्रीम कोर्ट। तो आप इनसे सुप्रीम कोर्ट के वो सबसे बड़ा इसमें जो जजमेंट देना था वो आपको देना था सबरीमाला। उसके बाद अगर आप और जजमेंट्स लेटेस्ट है, वैसे तो 10 मार्कर है, आपके पास जगह बचती नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बताते, आप कोर्ट के काम को बताते और फाइनली आप सबरीमाला जजमेंट को बता देते। 10 मार्कर आपका हो जाता। ईजी हो गया क्वेश्चन। Even if you are not knowing it, even if I am saying you are not knowing, नहीं, you haven't read it directly, आपने इसको डायरेक्टली नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन प्राइमा फेसी टफ लगा, लेकिन आप ये देखो कि फर्स्ट लाइन ने आंसर सॉल्व कर दिया, बिकॉज इट इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। एक और टर्म इसमें यूज होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, what do you understand by the term
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हैव यू रेड इट बिफोर? पढ़ा है कभी? State power must be restricted. Is it bunch of laws according to which we work in the state? bunch of laws, constitutionalism. Anyone? Acha, tell me, what is ism? Process. Philosophy behind anything? है ना? तो philosophy behind constitution is constitutionalism. Then what is the philosophy of your constitution? It's a Protect the citizens against Fundamental rights, equality, rule of law, protection of religious rights of minority or protection of minority. Religious rights चलो नहीं है तो Article 25 talks about your religious rights as well, whether you want to follow any religion or you don't want to, that is up to you. आप देखो, getting this? तो exactly ये term constitutionalism से ही ये term constitutional morality आई है, और ये कहीं मेंशन नहीं है लक्ष्मीकांत में. ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? अगर आप न्यूज़पेपर्स को देखेंगे एडिटोरियल स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, तो उसमें जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या इस तरह की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी ऐसा एडिटोरियल आता है, सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. सो दिस इज़ हाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, लक्ष्मीकांत तो बेस है, लक्ष्मीकांत भी हेल्प करेगी मेंस में, लेकिन कंप्लीटली हेल्प नहीं करेगी. अगर आप कंप्लीटली लक्ष्मीकांत पर रिलाय करके जा रहे हो तो इस बार का प्रीलिम्स तो निकल रहा है, लेकिन मेंस कंप्लीटली नहीं निकलेगा. लास्ट टाइम का प्रीलिम्स नहीं निकला सिर्फ लक्ष्मीकांत से. तो इस तरह से आपको अपनी पॉलिटी की जो प्रिपरेशन उसको बैलेंस करना है. लक्ष्मीकांत इज द बेस जिसको करना ही करना है थॉरली, बिकॉज दैट गिव्स यू वेरी क्लियर कट इनसाइट हाउ योर कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्किंग, कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, क्या फैक्ट्स हैं. देन उसके बाद जो करंट अफेयर्स हैं वो आप, और प्लस आपकी जो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग है जो हम क्लास में यहाँ करेंगे मेंस एडवांस बैच में, वो ये है जैसे एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द नोशन ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया. तो उसके लिए पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी तरह की इक्वालिटीज हैं, कौन सी इक्वालिटीज हैं, इक्वालिटीज को किस तरह से डिवाइड किया गया है, कैसे किया गया है. इफ आई गिव आस्क यू, आर्टिकल 14 में कौन सी दो तरह की इक्वालिटीज की बात हम करते हैं, या क्या इक्वालिटी एक ही तरह की है हमारे पास? आर्टिकल 14 equality before law, equal protection. इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स Law के आगे से सब इक्वल है. एक लॉ आप पे, मेरे पे, प्रेसिडेंट पे, क्या प्रेसिडेंट तो एक्सेप्शन है यहाँ पे, बाकी सब पे, पीएम पे, सब पे अप्लाई होता है. देयर इज नो डिफरेंस. कहाँ से लिया हमने? आर्टिकल 14 का ये पार्ट हमने ब्रिटेन से लिया. जबकि हमने जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट लिया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट मीन्स लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, जो एक जैसे हैं समान लोगों को समान तरह का व्यवहार मिलेगा. तो दैट इज कॉल्ड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विच वी हैव टेकन फ्रॉम यूएस से. तो यहाँ आपसे पूछा है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ के जो डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं. गेटिंग दिस? तो लेकिन ये तब होगा ना जब हमने आर्टिकल 14 को उस तरह से पढ़ा होगा. प्रॉब्लम पॉलिटी में क्या आ रही है, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स कि मेंस में पेपर 2 में मार्क्स अच्छे नहीं आते. रीज़न क्या है कि सब कुछ फैक्चुअली पढ़ा हुआ है. जब बात एनालिटिकल या एनालिसिस की आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं. पता था, अब मैंने आपसे आर्टिकल 14 पूछा तो अब आपको आंसर समझ में आ गया कि अच्छे क्वेश्चन तो आर्टिकल 14 की बात कर रहा है या ऐसे सॉल्व होगा. गेटिंग दिस? जैसे सिमिलरली अब दिस थर्ड वॉज द करंट अफेयर्स ऑफ दैट ईयर. ये कोविड के टाइम का करंट अफेयर्स था क्योंकि डीएमए को उस टाइम पे इंप्लीमेंट किया था, तो ऐसे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं. देन उसके बाद व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कमीशन. अब यहाँ लक्ष्मीकांत काम आएगी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन टर्म बड़ी टफ है सुनने में. कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन, ब्रेक करो दिमाग को, थोड़ा सा शांत करो एग्जाम हॉल में और ब्रेक करो टर्म को. कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कमीशन मीन्स गिविंग इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. अभी दिया था ना 338B, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यही तो पूछा है. नेशनल कमीशन और वुमेन को आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना, तो क्या करना होगा? अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, बात खत्म हो गया. कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज, सर ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ कमीशन क्या होता है? ये टर्म तो पढ़ा ही नहीं. मतलब किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देना. कैसे डालोगे? आर्टिकल 368 से. तो यहाँ पे आपकी फैक्चुअल नॉलेज काम आएगी. देन उसके बाद डू यू थिंक इम्पार्टिंग इट वुड ग्रांट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट और विल गिव एनी काइंड ऑफ बेनिफिट टू द वुमेन? ऑब्वियसली
बिकॉज हम NHRC की अगर लेटेस्ट हमने NHRC पढ़ा तो हम क्या कहते हैं, टूथलेस टाइगर है। हम नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं, समनिंग पावर तो है लेकिन स्टेटस नहीं है कोई। तो ऑब्वियसली अगर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर SC ST कॉन्स्टिट्यूशन में जाके कुछ बेटर कर सकती हैं, सो ऑब्वियसली दे कैन ऑल्सो डू, a greater gender justice can be availed. Then this is where they are asking कि do you think it will give? Obviously it will give reasons में आप कंपेयर कर दो उसको कि कैसे नेशनल कमीशन फॉर SC and ST बेटर कर रही है एज कंपेयर्ड व्हेन दे वर आउटसाइड। नेशनल कमीशन ऑफ OBC हैज नाउ बिकम, और बैकवर्ड क्लास हैज नाउ बिकम मोर वोकल विद रिगार्ड टू द राइट्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन भी। Then judicial system in India and UK seem to be converging as well as diverging in the recent times. इसके लिए एक एडिटोरियल आया था 2020 में जिसमें ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताया गया था। तो ये क्वेश्चन वहीं से है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। जैसे उन्होंने 2009 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके को स्टैब्लिश किया था। सबसे लास्ट कोई कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री जिसने सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया था वो यूके थी, जबकि सबसे पुरानी आप कह सकते हैं वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है बोर्ड का। ठीक है, तो यहीं पे वो पूछ रहे हैं कि कैसे डाइवर्ज हो रहा है और कैसे कन्वर्ज हो रहा है। डाइवर्ज कैसे हो रहा है? इन द सिमिलर मैनर नाउ दे ऑल्सो हैव अ कोर्ट ऑफ हायरार्कीज, बट लेकिन अभी भी ज़्यादा पावर्स उनकी हायर बॉडीज़ में, उनकी पार्लियामेंट के पास है, उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो ये डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, इसको हम क्लास में, क्योंकि एक आपका टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो वहाँ पे एक टॉपिक हम कवर करते हैं, जुडिशरी ऑफ यूके, जुडिशरी ऑफ यूएसए, हाउ दे आर डिफरेंट। जैसे कि आप यूएसए की जुडिशरी के बारे में पूछा जा सकता है, बिकॉज लास्ट टाइम जजेस को लेके एक टसल हुआ था। तो टोटल 9 जजेस हैं, सिंगल बेंच सिस्टम है वहाँ पे, आपके यहाँ पे मल्टीपल बेंच सिस्टम है। दे कैन आस्क यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जुडिशरी ऑफ यूएसए एंड जुडिशरी ऑफ इंडिया। ओवर हियर यू हैव 34 जजेस, ओवर देयर यू हैव जस्ट 9 जजेस, सिंगल बेंच। जजेस ऑन द बेंच स्टे फॉर लाइफ, कोई रिटायरमेंट का प्रोसेस नहीं होता। वंस अ जज ऑलवेज अ जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए का, स्कॉटस का। यहाँ पे क्या है, जज हैज़ अ रिटायरमेंट एज। ठीक है, देन दे, और सबसे बड़ी बात है कि उनके रोल में, उनके अपॉइंटमेंट के रोल में यू हैव अ कॉलेजियम हियर, ओवर देयर यू हैव अ सेनेट इन्वॉल्व। गेटिंग दिस? तो इस तरह की चीज़ें हम क्लास में करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी फैक्चुअल हो जाती हैं, दिस विल बी कवरिंग अगेन। देन पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बार बार पढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया किसने था, कहाँ से लिया, कोर्ट कहाँ से लाया, कभी सोचा, कभी पूछा? मैं कहूँ वर्ड के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन्ड है? एनी आइडिया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, एनी आइडिया? ये लक्ष्मीकांत ने नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन। इम्प्लाइड लिमिटेशन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स पे या फिर गवर्नमेंट की पावर्स पे एक लिमिटेशन रहेगी। भाई व्हेन यू आर सॉवरन दैट डजंट मीन्स यू हैव अनलिमिटेड पावर्स। सॉवरेनिटी का मतलब ये नहीं होता आपके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। व्हाई? बिकॉज इंडिया ऑल द पावर्स रेस्ट इन द, हु इज सुप्रीम इन इंडिया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जबकि व्हेन यू टॉक अबाउट यूके, पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास अगर सारी पावर्स हैं तो एक डॉक्ट्रिन होता है इम्प्लाइड लिमिटेशन का। ये हमने लिया था 1940s के जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास सारी पावर्स हैं, लेकिन वो पावर्स डिफाइन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। दे कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज व्हाई वी से द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ मेन। Over here we have a rule of land. What is the law of the land? The constitution is the highest law of the land. हो गया सॉल्व ऐसे क्वेश्चन भी? ये भी सिंपल था वैसे। What France can learn from Indian constitution's approach to secularism? What they can learn? In 2019 they have asked, because at this point of time a lot of crisis was going on. ये बहुत करंट क्वेश्चन है। मैक्रोन के टाइम पे एक क्राइसिस चल रही थी इंडियन सेक्युलरिज्म में। सीए तो खैर 2019 में था, साथ ही साथ वहाँ पे बुर्किनी बैन किया। एंड ओवर द टाइम दे वर बैनिंग द स्कल कैप्स, दे हैव बीन बैनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। दे वांट टू पोर्ट्रे अ सोसाइटी वेयर रिलीजन इज अ पर्सनल अफेयर। आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो अपने घर में इस बात को बताओ, पब्लिक में आके नहीं बताओ। यही डिफरेंस है फ्रेंच सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक टर्म होता है लाइसिटे, LAICITE, दैट सेज दैट रिलीजन इज अ पर्सनल अफेयर। ये कहाँ पे है? फ्रांस में। इन इंडिया रिलीजन इज अ
योर इंडिविजुअल अफेयर पर्सनली करो, पब्लिकली करो, घर में करो, मत करो, किसी को मानो किसी को मत मानो, आर्टिकल 25 क्लियरली कहता है। सो व्हाट दे कैन लर्न फ्रॉम इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म इज मोर कॉम्पोजिट इन नेचर। It gives you the right to celebrate your religion, to practice your religion, provided you do not hamper public morality, you do not hamper public order, morality and health. वो चीज़ तो फ्रेंच में भी अलाउड है, बट सर जैसे स्पेसिफिक न्यूज़ था कि दे आरंट अलाउइंग द स्कूल स्टूडेंट्स टू वियर बुर्का और टर्बन्स इन मतलब पब्लिक स्पेस पे अलाउ नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जैसे स्कूल हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, किसी भी तरह के पब्लिक स्पेस में एग्जैक्टली वही वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे अब हिजाब बैन वाली कंट्रोवर्सी आई, वो अभी आई, लेकिन हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो हमेशा कहता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस रहेगा। क्या करेगा स्टेट देखता रहेगा, आप अपना रिलीजन एंजॉय करो, स्टेट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ में से कुछ भी इन्फ्रिंज किया, स्टेट आ जाएगा। फ्रांस में क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं आप पब्लिक स्पेस में किसी भी तरह का ऐसा कोई भी साइन नहीं पोर्ट्रे करेंगे जो आपका रिलीजन औरों को बताता हो। टेक्निकली 1989 के साथ प्रॉब्लम क्या आई फ्रांस में कि एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करना शुरू किया। फ्रांस का लाइसिते जो बॉर्न हुआ है वो एक होमोजीनियस सोसाइटी से बॉर्न हुआ है, क्योंकि फ्रांस बाय एंड लार्ज कैथोलिक सोसाइटी थी, उनको कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन 1950s के बाद जब फ्रांस में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन स्टार्ट हुआ अरब वर्ल्ड से, नॉर्दर्न अफ्रीका से, तब उनको लगा कि यार हमारा जो अपना कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड देन दे स्टार्टेड इम्पोजिंग बैन्स फ्रॉम 1989। सबसे पहले उन्होंने स्कूल में हिजाब बैन किया, फिर बुर्का बैन किया। दिस इज़ हाउ दे आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये इसलिए था कि व्हाट दे कैन लर्न। भाई अगर मैं आपसे कहूँ एक सिंगल टर्म में इंडियन सेक्युलरिज्म को डिफाइन करो, सर्व धर्म संभव, दिस इज व्हाट फ्रांस शुड लर्न फ्रॉम अस। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन अंडर वन रूफ, सर्व धर्म संभव, यही इसी की बात करता है हमारा सेक्युलरिज्म। गॉट दिस? देन इंडियन यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामिन दैट बेसिक टेनेंट्स अंडर विच टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा वैसा क्वेश्चन है, फैक्चुअल, इसको क्लास में कर ही लेंगे। देन कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो देन नेक्स्ट अगर एग्जीक्यूटिव पे चलते हैं, इन एग्जीक्यूटिव दे हैवंट आस्क्ड एनी क्वेश्चन बट दे माइट आस्क, थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस हो जाते हैं। देन यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दे हैव बीन आस्किंग 3 क्वेश्चंस ईच ईयर लास्ट 2 साल से। To what extent in your views the parliament is able to ensure accountability of the executive in India? How it is ensuring the accountability of executive? कैसे कर रही है? Motions, resolutions. opposition, First you know should tell what is executive, who are the part of executive, Ministers. council of ministers, president, vice president, then attorney general. Okay, so this is all. Whether they are able to ensure the accountability of executive, ideas about the council of ministers and how the parliament is actually controlling them. कैसे करते हैं? Question hours. Exactly, all the parliamentary tools. अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन 10 मार्क में आया है तो आपके पास बहुत स्कोप नहीं है सब कुछ डिफाइन करने का। आप पिन पॉइंट सीधा जाओगे, एग्जीक्यूटिव के अकाउंटेबिलिटी की बात करोगे थ्रू वेरियस पार्लियामेंट्री टूल्स एंड पॉइंट्स में। ऐसे आंसर्स हमेशा पॉइंट्स में, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने के लिए होती हैं, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट, गो विद पॉइंट्स, तो आप भी उसको एनालाइज कर पाओगे, सिग्रेट कर पाओगे और एग्जामिनर भी समझ पाएगा अच्छा आपने सारे टूल्स मेंशन कर दिए। गॉट दिस? देन एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर विच लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर एस्टैब्लिश्ड। ये फैक्चुअल चीज़ है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है। देन रिव्यू द वर्किंग एंड करंट स्टेटस ऑफ एलसीज विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस। बार बार डिमांड आ रही थी कि एलसीज कोई काम नहीं करती हैं, स्पेसिफिकली अगर उत्तर प्रदेश की एलसी देखो, आप बिहार की एलसी देखो, तो कुछ काम नहीं कर रही हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या है, कैसे बनाई जा रही हैं, कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात आ जाती है, ये हो गया फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ है रिव्यू करना है। रिव्यू करना है, हमें पता था हमारी एलसीज डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे, इसलिए हमने उसको एक परमानेंट बॉडी नहीं रखा, ठीक है। हमने उनको हमेशा एक सेकेंडरी चैम्बर रखा, सेकेंड नहीं सेकेंडरी। सेकेंड और सेकेंडरी में ये डिफरेंस आता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्टेटस को कंपेयर करो, एनालाइज करो। राज्यसभा सेकेंड हाउस है और एलसी सेकेंडरी हाउस है, क्या डिफरेंस है दोनों में? Rajya has more power as compared to. Rajya is a permanent body. परमानेंट बॉडी सेकेंड हाउस है ना, फर्स्ट आफ्टर अनदर, दोनों की पावर, दोनों इंपॉर्टेंट हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में।
मैं कहता हूँ ये तो सेकेंडरी चीज़ है, मतलब नहीं भी होगी तो चलेगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा जो है वो एक स्टेपनी है। एक क्वेश्चन और आया था, यूजलेस स्टेपनी, क्या कहोगे, इज इट अ यूजलेस स्टेपनी? इन सच सिनेरियो यू शुड ऑलवेज रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स। डिबेट में यही कहा गया था कि अगर एक हाउस रहेगा तो इफ दैट टर्न्स डिक्टेटोरियल समडे तो रूल ऑफ लॉ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो यू नीड टू हैव चेक्स एंड बैलेंस, इसलिए यू नीड टू हैव अ सेकेंड हाउस। वो यूजलेस स्टेपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से नहीं हुई है, वो यूजलेस स्टेपनी प्रैक्टिसेस से हो गई है, इंटेंशन से हो गई है। डिजाइन उसका आज भी बहुत अच्छा है। इफ यू सी द डिजाइन ऑफ द राज्यसभा, वो आज भी कर्टेल करती है उन लॉस को, या इस तरह से उसका कॉम्पोजिशन है क्योंकि वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। तो जहां जहां पे स्टेट्स अपनी बात लोकसभा में नहीं पहुंचा सकते वो राज्यसभा में पहुंचा देते हैं थ्रू देयर एमपीस। तो दिस इज वेयर इट इज नॉट अ यूजलेस स्टेपनी। आप इस बात को डिफेंड करोगे, नो इट इज नॉट अ यूजलेस स्टेपनी। ओके, इट इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट टायर ऑफ the democratic functioning of the country, but there are certain factors which is making it redundant that need to be revised. उनको रिवाइज करना है, ठीक करना है, तभी राज्यसभा जो है अपने इफेक्टिव फंक्शनिंग या फिर जो आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंप्लीमेंट कर पाएगी। अच्छा, जब भी हम आंसर लिख रहे हैं पॉलिटी में तो ये टर्म जरूर यूज करना, आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स। लेटर से आपको नहीं याद कौन सी डिबेट थी, बट एटलीस्ट यू कैन मेंशन। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ डिबेट्स, बहुत सारी डिबेट्स में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट इट हैज़ बीन introduced as a very important tool or mechanism of ensuring the democratic constitution or protecting the constitution. Getting this? In fact, Rajya Sabha also protects your rights. If tomorrow Lok Sabha says कि fundamental rights हटा दो यहाँ से, तो Rajya Sabha will stop that bill. Okay. The next is once a, this was again a controversy going on. It is still going on. Once a speaker, always a speaker. Do you think the practice should be adopted to impart the objectivity of the office? अब ये प्रैक्टिस है कहाँ पे, पहले तो ये पता चले ना। Exactly. Once a speaker, always a speaker. अब what is the problem with the speaker? अब ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे स्पीकर ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, बाय डिजाइन एक प्रॉब्लम है। That speaker is a political person. If I say the class monitor is अलाइंग टू सर्टेन ग्रुप, एक बच्चे क्लास में उन्हीं का फ्रेंड है, तो अब क्या कंप्लेन करते थे कि मैम आपने इनको मॉनिटर बना दिया, ये तो उनके दोस्त हैं, ये लोग शोर करते हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहता और बार बार हमारा नाम जाता है। यही हो रहा है गेटिंग, और ये अभी नहीं हो रहा है। इन द हिस्ट्री ऑफ द 17 लोकसभा हार्डली 2 ऐसे स्पीकर थे जो ए पॉलिटिकल रहे। ए पॉलिटिकल मतलब डिस्पाइट ऑफ एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं लेकिन अपनी आइडियोलॉजी उन्होंने उस चेयर को नहीं दी, बिकॉज स्पीकर इज अ चेयर, ही इज नॉट अ पर्सन, वो चेयर है। तो जब वो चेयर है तो फिर उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो यही एक प्रॉब्लम आ रही है कि स्पीकर को भी अपना पॉलिटिकल करियर देखना है। अगर स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी से आए हैं, उसको डिनाई करने लग जाएं, डिफाई करने लग जाएं, तो ही विल बी रिमूव्ड वेरी सिमिलर डे। सो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाना पड़ेगा कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज स्पीकर करो, या फिर स्पीकर के 5 साल पूरे होने के बाद उनको कंपलसरी राज्यसभा में सीट दे दो। भाई उनको पॉलिटिकल करियर बचाना है ना अपना, बच गया। वंस यू रिटायर एज अ स्पीकर कंपल्सरली यू विल बी शिफ्टेड टू राज्यसभा फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो वो तो इलेक्शन के टाइम से ही स्पीकर की पॉलिटिकल वो अलाइनमेंट होगी ना सर, जब तक एमपी नहीं बने तो स्पीकर बनेगी नहीं नहीं, तब तो रहेगा वंस अ स्पीकर ना, वंस यू बिकम अ स्पीकर। वहाँ क्या होता है इन यूके, पहले तो प्रैक्टिस समझो। यूके में वंस भाई यू बिलोंग टू लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, आई बिलोंग टू कंजर्वेटिव पार्टी, माई पार्टी गॉट इलेक्टेड, माई पार्टी गॉट मेजोरिटी, मेरी पार्टी को मेजोरिटी मिल गई, अब मुझे स्पीकर बनाया गया। स्पीकर कैसे बन रहे हैं, बाई इलेक्शन बन रहे हैं विद इन द हाउस, ठीक है, इलेक्शन हुआ, मुझे स्पीकर चूज किया गया। द डे आई बिकेम द स्पीकर, आई एम नाउ होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, आई विल बी रिजाइनिंग फ्रॉम माई पार्टी। ये सोमनाथ चटर्जी ने 2008 में किया था। जब सोमनाथ चटर्जी 2008 में लेफ्ट से स्पीकर थे, यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी, अब वहाँ पे न्यूक्लियर डील को लेके लेफ्ट चाहता था कि स्पीकर इस मैटर को पास ना करें, इस मोशन को इंट्रोड्यूस ना करें। स्पीकर ये कह रहे थे कि ये पब्लिक मैटर है, मेरा पर्सनल और पार्टी मैटर नहीं है, मेरी आइडियोलॉजी, लेफ्ट की आइडियोलॉजी इस सीट से अलग है, इस चेयर से अलग है, मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। तो बाद में क्या हुआ, उनके डिस्क्वालिफिकेशन का मोशन जो है लेफ्ट ले आई कि हमने इनको अपनी पार्टी से निकाल दिया, उससे पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसलिए स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ में भी नहीं आएंगे। गेटिंग दिस?
तो द डे यू बिकम अ स्पीकर यू शुड रिजाइन फ्रॉम योर पॉलिटिकल पार्टी एंड यू शुड एक्ट इन अ नॉन पार्टीजन मैनर। लेकिन अब मैं स्पीकर हूं, मैं कहूँगा यार ये पहली बार स्पीकर बना, अब 5 साल बाद अगर मैं अभी अपनी पार्टी से रिजाइन कर दूंगा फिर 5 साल बाद मेरा पॉलिटिकल करियर तो खत्म, तो इसलिए मुझे एक राज्यसभा में परमानेंट सीट दे दो। ये एक सजेशन है। कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने बताया है कि बेस्ट थिंग इज उनको एक परमानेंट सीट दे दो तो उनका पॉलिटिकल करियर भी बचा रहा और 5 साल उन्होंने नॉन पार्टिजन मैनर में काम भी किया। अब वो उनका प्रॉब्लम है कि वो बाद में उस सीट से रिजाइन करके फिर से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके फिर से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें, दैट इज हिज ओन आइडिया। ठीक है, तो आप उसको, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। What could be the implications for the robust functioning of parliamentary business in India? If this happens, what can be the implications? सबसे बड़ा implication ये है, the house shall be in order always. Moreover, the opposition will also get the chance to put up their views. सबसे important चीज़ ये है कि opposition को भी टाइम दिया जाएगा कि आप भी अपने जो भी आपके implications हैं, जो भी आपके issues हैं, उनको रखें। अभी हम क्या देखते हैं, वन साइड ऑफ द स्टोरी, और ये अभी कहीं नहीं है, ये बहुत सालों से, ठीक है, लाइक सिंस लॉन्ग वी हैव बीन विटनेसिंग। कोई भी गवर्नमेंट आए स्पीकर हमेशा पार्टिजन हो जाते हैं। देन देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑन करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस की जरूरत है, आर्टिकल 123 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 123, कि कैसे कैसे आपको डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसेस को सिंपल करना है। ईसी के पास पावर्स नहीं है, ईसी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, ईसी डिस्क्वालीफाई कर देती है तो कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, फिर वो बहुत लंबे समय तक मैटर चलता है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन बीच में रोकना पड़ जाता है, तो प्रोसेस बहुत ही इनकन्वीनियंट है, इसको सिंपल करना ज़रूरी है। ये हम इसको डिटेल में करेंगे। देन उसके बाद इंडिविजुअल पार्लियामेंट्स रोल एज अ नेशनल लॉ मेकर इज ऑन डिक्लाइन विच इन टर्न हैज एडवर्सली इंपैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड देयर आउटकम। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन रोल is on decline as a national lawmaker। क्या लगता है ना? द आइडिया इज मेजोरिटी पावर जिसके पास होती है, एमपीज होते हैं, बात उन्हीं की रखी जाती है। प्राइवेट मेंबर्स बिल्स आते नहीं है बिल्कुल भी, पार्टी नहीं में, जैसे भी राज्यसभा में क्या हुआ, ठीक है, राज्यसभा इलेक्शंस में, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये है कि एज अ इंडिविजुअल, ये एक और प्रॉब्लम है, जब आप एंटी डिफेक्शन लॉ लिख रहे होंगे ना, तो वहाँ पे उसका एक ड्रॉबैक भी लिखेंगे कि अगर हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की, तो वो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ लॉ मेकर पे भी एक ब्लॉट हो जाता है। भाई आई वॉन्ट टू वोट अकॉर्डिंग टू माई कॉन्शियंस। कुलदीप बिश्नोई ने क्या कहा हरियाणा में, मैं अपनी कॉन्शियंस पे वोट करके आया, मेरी कॉन्शियंस कहती है बीजेपी अच्छी है, मैं कांग्रेस का हूं, तो मेरी कॉन्शियंस कह रही है ना, एज ए इंडिपेंडेंट लॉ मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन कब था? 2020 में। क्यों था? नेशनल फार्म लॉ है। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस बीजेपी के होके भी ये कह रहे हैं कि फार्म लॉज हमारे एरिया में, हमारे जो लोग, भाई हु इज अ पार्लियामेंटेरियन, द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हाउ ही इज ऑट टू वोट अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बातों को ही तो रखूंगा पार्लियामेंट में, अब मेरी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कहती हो। तो आइडिया इज, मैं आता हूं पंजाब से, बीजेपी का एमपी हूं, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह रहे हैं कि नहीं फार्म लॉ नहीं आना चाहिए, लेकिन पार्टी कह रही है नहीं, वोट तो फार्म लॉ के फेवर में होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मेरा जो रोल है वो डिक्लाइन हो रहा है। गेटिंग दिस? अब नेक्स्ट इज ये, इसमें आपको सिर्फ डिस्कस करना है, बेस्ट पार्ट इज डिस्कस करना है। तो डिस्कस में आप प्रॉब्लम बता दो, डिस्कस में आप इश्यूज बता दो, फिर डिस्कस में एक सॉल्यूशन बता दो कि भाई देयर शुड बी, बिकॉज दे बिलोंग टू और दे आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट and because they are representing their constituents, so they should be given this particular freedom of voting according to their conscience or voting according to the benefit of their people, क्योंकि indirect democracy है हम। Getting this? तो जो लोग खुद करते वो लोगों ने MPs के थ्रू किया है। On what grounds representative can be disqualified? ये grounds के लिए पूरा एक वो है। देन कमिटीज़ आर कंसिडर्ड टू बी, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है, रिपीट हो भी सकता है फिर से कमिटीज़ को लेके एक क्राइसिस है, बिकॉज दिस ईयर ऑल्सो बहुत सारी कमिटीज़ ऐसी हैं जिनके मेंबर्स अभी तक इलेक्ट नहीं किए गए, कमिटीज़ खाली हैं, ठीक है, इनफैक्ट वो परमानेंट कमिटीज़ हैं, ठीक है। देन व्हाट डू यू थिंक कमिटीज़ आर, व्हाई डू यू थिंक कमिटीज़ आर कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क, एंड स्पेसिफिकली डिस्कस द रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटी। तो सेकेंड आपका फैक्चुअल हो गया फिर से लक्ष्मीकांत में, फर्स्ट आपका एनालिटिकल हो गया। क्या ज़रूरत है कमिटीज़ की? Parliamentary committee is a very important tool for functioning of the parliament, ठीक है। Beforehand, after a law is introduced, beforehand it is also important. Once a law has been introduced, then also it is very important. Moreover, it consists of people from
ऑल द वॉक्स ऑफ पार्लियामेंट, हर आइडियोलॉजी की, हर पार्टी के लोग इसमें बैठते हैं, तो ऑब्वियसली एक कंसेंसस बिल्डिंग में बहुत हेल्प करती है। तो इफेक्टिव फंक्शनिंग, इफेक्टिव लॉ मेकिंग, एफिशिएंट लॉ मेकिंग, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं पार्लियामेंट्री वर्क के लिए। कमिटीज, ये जनरल पूछा है, फिर आपसे स्पेसिफिक पूछ लिया, अच्छा चलो फिर एस्टिमेट कमेटी के बारे में बता दो, ऐसे इस बार पूछ लेंगे कि पीएससी के बारे में बता दो। तो वो तो सर अभी जो शशि थरूर जिस कमेटी को हेड कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने भी अभी हाल फिलहाल बोला कि बाकी जो एमपीज हैं वो आते हैं, फिर उसमें कुछ डिस्कशन डिबेट है ही नहीं। एग्जैक्टली, कमिटीज किसी काम की मतलब हो ही नहीं, डिफंक्ट होती जा रही है कमेटी में, आईटी कमेटी में। एग्जैक्टली, इसको रेफर भी कम किया जा रहा है। रेफर वो एग्जैक्टली इसी बात है, डिफंक्ट होती जा रही हैं। कमेटी को रेफर करने के लिए तो दो तरह से होंगे, या तो सबसे पहली बात है जिसने लॉ इंट्रोड्यूस किया है, कोई भी जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉ लेके आया वो बोलेगा कि ये मेरा लॉ है, अब ये मैंने इसका फर्स्ट रीडिंग कर दिया, अब इसको आप कमेटी को रेफर कर सकते हो, स्पीकर कमेटी पे भेज देंगे। दूसरा हो सकता है कि पार्लियामेंट डिमांड कर सकती है कि इसको कमेटी पे भेज देना चाहिए। तीसरा, स्पीकर कहते हैं कि क्योंकि पार्लियामेंट डिमांड कर रही है तो इसको कमेटी को भेज देते हैं। अब यहाँ पे पावर किसके पास है? फिर से स्पीकर के पास, जब पार्लियामेंट डिमांड कर रही है, और स्पीकर सुनते नहीं है। लास्ट टाइम फार्म लॉ में यही हुआ था ना, डिमांड में सर ऐसा क्या मोशन भी है क्योंकि कमेटी पास भेजना है? नहीं, जब फर्स्ट रीडिंग होती है तो उसके बाद डिमांड रेज कर दी जाती है कि दिस शुड बी सेंट टू दी कमेटी। स्पीकर बाउंड है मेजॉरिटी से? नहीं, स्पीकर कहीं बाउंड, यही तो बात है, तभी तो वन सा स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। स्पीकर अपने ही उससे बाउंड है, अपने रूल से। और सबसे बड़ा है स्पीकर हैज़ ऑल द डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस ऑफिस का कि एक ऐसा ऑफिस जो बाई पार्टिनिज्म के लिए जाना जाता है और उसके पास डिस्क्रिशन है, यानी मतलब मैं क्लास में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहता हूँ, मतलब उसके लिए रखा गया, लेकिन मेरे पास डिस्क्रिशन है कि मैं इनको चुप नहीं करूँ और बाकियों को करा सकता हूँ। वो डिस्क्वालिफिकेशन वाले क्वेश्चन में भी सर आ सकते हैं, स्पीकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल साइड स्पीकर अलाउ नहीं कर रहे। हाँ एग्जैक्टली, स्पीकर अलाउ नहीं कर रहे, बिल्कुल, क्योंकि अपनी पॉलिटिकल पार्टी है तो स्पीकर अलाउ नहीं करते, बिल्कुल। स्पीकर के ऑफिस के साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स अटैच्ड हैं, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। देन उसके बाद व्हाई डू यू थिंक कमिटीज, ये तो हो गया, डिस्कस हो गया। देन इलेक्शन कमीशन, ईवीएम का उस टाइम का कंट्रोवर्सी था इस टाइम उस क्वेश्चन पे। देन उसके बाद फिर से क्वेश्चन है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वन स्टेट वन इलेक्शन, ये 2017 का क्वेश्चन फिर से बार बार रेज हो रहा है, तो अगेन इस पे भी हम डिस्कस कर लेंगे क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शंस अच्छे हैं और क्यों नहीं हैं। ऑन द मोर साइड क्या ज़्यादा प्रॉब्लम है, और कम चीज़ें में हम कहेंगे कि या दे आर फाइन, बट ऑन द अदर साइड they are not according to the federal structure, not according to the democratic system, because you have a lot of states in the country. Then Indian constitution has provision for holding joint session of 2 houses. Enumerate the occasion when this would normally happen. ये सेकेंड वाला आपका फैक्चुअल हो जाता है, और जॉइंट सेशन 108 में आपका हो जाता है। देन द इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं मेंशन नहीं था, सिलेबस में भी है। इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू फेज ऑफ ट्रांजिशन विच लुक्स टू बी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। ये थोड़ा सा पॉल साइंस वाला क्वेश्चन है कि पार्टी सिस्टम की स्पेसिफिकली बात हो रही है। अर्लियर वी हैड वन पार्टी सिस्टम फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स, 67 तक, कांग्रेस रूल जिसे हम कहते हैं, उसे हम कांग्रेस सिस्टम भी कहते हैं पॉल साइंस में। देन उसके बाद जैसे जैसे स्टेट इलेक्शंस जो है रीजनल पार्टीज जीतने लगी, आप बढ़ने लगे 2 पार्टी से 3 पार्टी सिस्टम की तरफ, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ। 2000 ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, 2014 के बाद से फिर से रिवर्स ट्रेंड देखा गया, और जैसे क्योंकि 2016 में बीजेपी के पास मैक्सिमम स्टेट्स थे अब तक के, 18 या 19 स्टेट्स थे, और सेंटर में ब्रूट पावर थी, तो अल्टीमेटली इसलिए क्वेश्चन पुटअप किया गया कि वापस से क्या हम वन पार्टी सिस्टम की तरफ या मेजॉरिटी ऑफ वन पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन से, क्या पैराडॉक्सेस हैं। ऑब्वियसली एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे हमने इस तरह से सेटअप किया गया है कि सबका, बिकॉज वी आर हमारा हेट्रोजीनस कल्चर है, ठीक है, हेट्रोजीनस हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, वी हैव डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट, देन यू हैव कास्ट, तो हर तरह से वी आर हेट्रोजीनस इन नेचर। तो हमारे लिए एक सिंगल पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम जो है वो पॉसिबल नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भी डिबेट की तो उनको भी यही समझ में आया कि इतने ज़्यादा हम लोगों के यहाँ डाइवर्सिटी है, आप उसको 2 लोगों में 3 पार्टी सिस्टम में नहीं ला सकते, तो सबको अपनी पार्टी बनाने दो, तो उस पर हम कोई किसी भी तरह का रूल नहीं लाएंगे। तो ना उन्होंने ये लिखा मल्टी पार्टी होगा, ना उन्होंने ये लिखा 2 पार्टी, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा तो मल्टी पार्टी बन गया। मोरोवर आरपीए लेके आता है 1950-51 लेके आता है, तो वहाँ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं। हर वो पर्सन जो पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है वो बना सकता है, प्रोवाइडेड 100 लोग उसको बैक करे एरिया के। तो अल्टीमेटली यहाँ पे पैराडॉक्सेस यही हैं कि इंडियन पार्टी सिस्टम एक ट्रांजिशन फेज से जा रहा है, इसलिए पूछा गया था क्योंकि वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस और पैराडॉक्सेस है, ये बात 2019 में फिर से डिसअप्रूव हो गई।
जैसे जैसे स्टेट्स रिसीड करने लगे, कोलिशन गवर्नमेंट्स फिर से वापस आने लगी। 2020 में महाराष्ट्र, देन उसके बाद आपके पंजाब में एक क्लीन स्वीप, कांग्रेस का जाना या एक थर्ड पार्टी का इमर्ज होना, थर्ड ब्लॉक का इमर्ज होना। वेस्ट बंगाल में वापस से वो पावर में वापस आना। सदर्न स्टेट्स अपने रीजनल फैक्टर्स की तरफ वापस चली गई, ठीक है। कर्नाटका छोड़ दो तो कर्नाटका में तो कोई रीजनल पार्टी कभी आई भी नहीं। तमिलनाडु रीजनल पार्टी है। केरला में पावर जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में आती घूमती रहती है। केसीआर की पार्टी आना, ठीक है। देन उसके बाद आंध्रा में तेलुगु देशम का जाना और वाईएसआर का आना। तो अल्टीमेटली दिस इज हाउ यू कैन सी, हम हाँ ये सारे एग्जांपल्स लिखेंगे नहीं, दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। आइडिया ये है कि कॉन्ट्राडिक्शंस और पैराडॉक्सेस यही हैं, बिकॉज यू हैव अ वास्ट मेजॉरिटी, यू हैव अ वास्ट डाइवर्सिटी, तो कॉन्ट्राडिक्शंस हमेशा रहेंगे। किसी और कंट्री से हमें वो करना होगा जहाँ पे फॉलो हो रहा है। नहीं इंडिया में ही डाइवर्सिटी, डाइवर्स देख, इंडिया में पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ की वजह से हमें इस ऑल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस हमने किया है, ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे ऐसा कोई वर्ल्ड में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो इस तरह के रूल या जिसके पास इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। बस एक इतना है इसमें, ठीक है। और डिस्कस में आपको बस यही बता देना है कि हाँ कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। बट ये ट्रांजिशन आप क्योंकि देखो 2016 का था ना, एक बात ये भी हो जाती है कि उस टाइम में तो आप कहते हैं हाँ ट्रांजिशन हो रहा है, बिकॉज किसी को नहीं पता था ना 2019 में एक रिवर्स देखा जाएगा, एक रिवर्स ट्रेंड देखा जाएगा, ठीक है। अगर फिर से ऐसा पार्टी सिस्टम का क्वेश्चन आता है तो आइडिया बस यही है, बिकॉज ऑफ द मल्टी डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ द डाइवर्स अप्रोच, ये ट्रांजिशन जो है हमेशा रहा था और हमेशा रहेगा। इसमें आप फेजेस ड्रॉ कर सकते हो। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चन थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है। Then power, privileges and immunities of parliament and its members as envisaged in article 105 और उधर 194, यहाँ 105 की बात की इन्होंने क्योंकि ये MPs की बात कर रहे हैं। Then constitution leave room for large number of uncodified, unenumerated privileges to continue. क्या exactly है parliamentary privileges? This was raised in 2019 as well, parliament में, महुआ मोइत्रा के केस में। First, we should know what is Article 105, but we should also know what is Article 194. They talk about the parliamentary privileges. अब मैं आपसे एक टर्म पूछूं, राइट्स और प्रिविलेजेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है? Why you have fundamental rights and not privileges? And why MPs have privileges, not rights? Rights can be checked. Rights can be checked, curtailed. Privileges are unlimited. Okay, you have privilege to leave the class anytime between. आपके पास privilege है, कभी भी उठो, बैग उठाओ, क्लास से चले जाओ, privilege है, मैं नहीं रोक सकता। But you have right to leave the class if you are not feeling well. Condition number 1, right to leave the class if you are not feeling well, provided मुझसे पूछ के जाओगे। तो your right can be curtailed. Sir, I want to leave. No, just wait for 10 minutes. Privilege, you don't need to ask me, उठो और जाओ। ये है डिफरेंस प्रिविलेज और राइट्स में। तो यहाँ पे आर्टिकल 105 कहता है बिकॉज पार्लियामेंटेरियंस नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, उनको बहुत सारा काम करना है, ठीक है। अब उनको पार्लियामेंट में डिबेट करनी है एंड डिबेट हैज़ टू बी नॉन पार्टिजन, इट शुड नॉट फोकस अपॉन वन पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी के फेवर में ना हो, फेवरेटिज्म ना हो। अब वो कहना चाहते हैं कि ए इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है। अब उन्होंने तो पार्लियामेंट में कह दिया इंडस्ट्रियलिस्ट चोर, कल ए इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनको 100 करोड़ का नोटिस भेज दिया एमपी को, ऐसे कैसे चोर कह दिया मुझे। तो यही वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है कि आपके पार्लियामेंट के काम एमपीज बिना किसी डर के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कर सके। सो दैट इज वाई दिस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे भी टर्म है ना अनकोडिफाइड, अनएन्यूमरेटेड। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया था ये कॉन्सेप्ट, जिससे कि हमारे एमपीज टाइम से काम कर सके, उनको कोई रोके नहीं, कोई रोक टोक ना हो, ईजिली सब कुछ हो पाए, डिबेट्स हो पाए, लॉज बन पाए। सो दैट इज वाई दे वर गिवन। आइडिया वाज दिस, बट नाउ प्रॉब्लम इज दे आर मिसयूजिंग इट, ठीक है। लेट अस से एनी न्यूज़पेपर पब्लिशेस एनी रिपोर्ट अबाउट एनी एमपी, वो एमपी अगले दिन पार्लियामेंट में जाके कह रहा था मुझे डिफेम कर दिया, इसने मेरी प्रिविलेज को ब्रीच किया, बुलाओ इनको। It happened in 2014 in Karnataka Assembly. In Karnataka Assembly, what happened at that point of time, there was one journalist who drew one cartoon or who published one report with regard to a Karnataka MLA. Congress की उस time I guess government थी शायद। तो ultimately what happened, very next day that journalist and that media company was called in the Karnataka Legislative Assembly और बोला गया कि भैया सॉरी बोलो, ठीक है, नहीं तो 1 साल की सज़ा है। स्पीकर के पास पावर है कि स्पीकर
समन कर सकते हैं एंड स्पीकर कैन सेंड दैट पर्सन टू जेल। महाराष्ट्र में हुआ था इलेक्ट्रॉनिक टीवी। एग्जैक्टली ये हर जगह हो रहा है। उड़ीसा का केस आया था, उड़ीसा में एक कार्टूनिस्ट ने एक पार्लियामेंट को कॉम्बोर्ड में फ्लश करते हुए कार्टून बना दिया था कि हमारी डेमोक्रेसी ऐसे जा रही है। देन ही वॉज ऑल्सो समन्ड। स्पीकर के पास पावर है, ही कैन समन, ही विल समन और ही विल डिफाइन वेदर इट इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और नॉट। देखो जैसे महुआ मोइत्रा के केस में हुआ 2019 में कि शी गेव सम स्पीच, पहला दिन था पार्लियामेंट में, फिर उसका डीएनए ने कोई रिपोर्ट चलाई होगी और बोला होगा कि इसका आधा मटेरियल जो है वो प्लेजराइज्ड है, कॉपी पेस्टेड है। तो वो गई बिरला साहब के पास कि सर ये तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, मेरे बारे में गलत रिपोर्ट आ रही है। तो बोले अरे नहीं ये कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है, तो इट वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। तो मोशन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इफ स्पीकर अलाउस। तो फर्स्ट थिंग इज दे हैव अ प्रिविलेज, पार्लियामेंटेरियंस की प्रिविलेज है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अनकोडिफाइड है। क्या है वो प्रिविलेज, ये कहीं डिफाइंड नहीं है। समथिंग विच आई डोंट लाइक इज ब्रीच ऑफ माई प्रिविलेज व्हेन आई एम एन एमपी। ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ये वो पार्लियामेंटेरियन डिसाइड कर लेता है, स्पीकर डिसाइड करते हैं। तो यही बात बार बार हो रही है कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस जब ब्रिटेन कोडिफाई कर चुका तो हम क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट वी टेल इन राइटिंग कि दीज 10 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स आर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज? ये बताना जरूरी है। तो इसलिए क्वेश्चन इसको हम करेंगे क्लास में कि क्या क्या चीजें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आनी चाहिए और क्यों इसका कोडिफिकेशन, हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड, ऑब्वियसली बाय कोडिफिकेशन। भाई कोई भी रूल हो अगर वो रिटन हो जाए तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं होती। देन यू हैव अ क्लियर कट फिनोमिनल टू इट। देन साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो गए। देन सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज वेरी कैटेगोरिकली मेंशन्ड। Discuss the desirability of greater representation to women in higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. 2021, first time 3 judges were given the seat in the Supreme Court, है ना। तो फिर ये क्वेश्चन तो बनता ही था कि ऑन वन साइड आउट ऑफ द टोटल प्रपोर्शन अभी भी 10% से भी कम है वुमेन जुडिशरी, तो हम कैसे 50% पॉपुलेशन को 10% वुमेन से केटर करेंगे? So again, this is what they are asking: desirability of greater representation in higher judiciary to ensure. ये discuss है simple है obviously. The positive side, recently 3 judges were elevated to Supreme Court and this gave a hope that this will be taken up to at least 50% of the numbers. Okay. यहाँ पे हम यही बात करेंगे कि ऐसे वुमेन होंगी तो ऑब्वियसली वुमेन सेंट्रिक जजमेंट्स आएंगी, वुमेन इश्यूज को बेटर डील किया जाएगा एंड अल्टीमेटली इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जाएगा। सर इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी तो हो सकता है। जैसे साबरीवाला वाले केस में वो डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बोला वो वुमेन के पॉजिटिव फेवर में बोला, बट जो वहाँ पे एक नेगेटिव वोट हुआ तो वुमेन ने ही किया था उस बेंच पे। एग्जैक्टली, एंड शी वाज द पर्सन हु सेड कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उन्होंने यही कहा था कि ये इंडिविजुअल होना चाहिए और मंदिर डिसाइड करे कि वुमेन अलाउ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि जुडिशो पैपिज्म नहीं होना चाहिए। जुडिशो पैपिज्म का मतलब है कि जुडिशरी डिसाइड नहीं करे कि आप अपना धर्म कैसे फॉलो करें, खुद डिसाइड करो और स्टेट डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर जुडिशरी को नहीं दी है। तो दिस इज व्हाट शी वाज लुकिंग एट कि अगर एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस चलती आ रही है तो मंदिर और भक्त और भक्ति और श्रद्धालु मिलकर डिसाइड कर लो, जुडिशरी को क्यों खींच रहे हो? दिस इज व्हाट शी वाज सेइंग। शी फोकस द आइडिया ऑफ जुडिशो पैपेसी। जुडिशो पैपेसी का मतलब या जुडिशियल पैपेसी का मतलब जहाँ पे जज डिसाइड करता है कि आपको धर्म कैसे फॉलो करना चाहिए। जज पोप बन जाता है। पैपेसी वर्ड आया पोप से, भाई पोप बताते हैं ना धर्म को कैसे फॉलो करना है। तो ये एग्जैक्टली वही कह रही है कि जुडिशरी का काम नहीं है ये बताना आप अपने धर्म को कैसे फॉलो करो। आप खुद ही देख लो, मंदिर जाने देता तो चले जाओ, मंदिर मना करता दूसरे मंदिर चले जाओ। वो ये कह रही थी कि ऐसे बहुत सारे मंदिर भी तो हैं जहाँ पे मेन अलाउड नहीं है। मेन तो नहीं आते कभी कंप्लेन करते हुए, वो मैन आ गई कंप्लेन करते हुए। 10 ऐसे मंदिर उन्होंने बताए जहाँ पे मेन अलाउड नहीं है। ठीक है, कामाख्या टेम्पल, पुष्कर, देन और ऐसे बहुत सारे मंदिर थे। अब देखना दे रहा 10 मंदिर टेम्पल्स इन द कंट्री। स्टेटमेंट से फिर पॉजिटिव सेक्युलरिज्म वाली चीजें तो पॉलिटिक हो जाएंगी कि अगर अलाउ ही करना है तो उनको करने दो, हम क्यों आ रहे हैं? उनकी भी तो प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली वही वो कह रही थी कि ये कहीं एंटर नहीं करनी, वही यही कह रही नहीं, स्टेट वो कह रही है स्टेट एंटर करे, क्योंकि आर्टिकल 25 स्टेट को राइट देता है, स्टेट की ड्यूटी बनाता है कि आप अलाउ कर दो। अब ये स्टेट देख ले कि इसमें मॉरलिटी इन्वॉल्व है तो इसको कर्टेल करो। स्टेट ये देख ले कि पब्लिक हेल्थ इन्वॉल्व है या पब्लिक ऑर्डर इन्वॉल्व है, हेल्थ इन्वॉल्व है, तो इसको कर्टेल कर लो। हमारे पास मत आओ बार बार। लेकिन ये भी ना गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया, क्योंकि 1954 से बार बार आनंद मार्गी केस से बार बार कोर्ट ही डिसाइड कर रहा है कि क्या रिलीजियसली राइट है क्या नहीं है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट वो बार बार कोर्ट डिसाइड कर रहा है। इस बार कोर्ट कह रहा है हम नहीं डिसाइड करेंगे।
तो यहाँ पे हम उस चीज़ को नहीं रखेंगे। ये आइडिया है कि जुडिशरी में अगर वुमेन होंगी तो हम वुमेन सेंट्रिक बेनिफिट्स या इंक्लूसिविटी इक्विटी जो है हम देख पाएंगे। अच्छा, टर्म इक्विटी का मतलब तो पता है ना, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी। हाउ इक्विटी इज डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी? इक्विटी क्या होती है? जो सेम Consideration of other things social. How equity is different from equality, and where in your constitution the idea of equity is given? Equity, Article 14 कि इक्विटी मींस कि जो जैसी सिचुएशन पे उनको वैसे ट्रीट करना, सबको इक्वली ट्रीट करना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 इक्विटी की बात करता है, और अदर साइड इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन, सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। इक्विटी मतलब जिसको जैसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर वुमेन पीछे रह गई हैं, बैकवर्ड क्लास पीछे रह गई, तो उनको रिजर्वेशन से पुश करो। इनफैक्ट द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन इक्विटी से आया है। देन नेक्स्ट इज योर cooperation, competition, confrontation have shaped the nature of federation in India. Cite some recent examples. Again 2020 में जो स्टेट्स के बीच का क्राइसिस है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे बताना है कि कैसे हमारी जो फेडरेशन है वो ग्रो कर रही है विद कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, कंपटीशन, नीति आयोग का आइडिया कि स्टेट्स विल कम्पीट, दे विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। इनफैक्ट इसमें जब हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो हम ऐसी उन रिपोर्ट्स की भी बात कर सकते हैं जो नीति आयोग ने दी थी 2020 के स्टार्टिंग में, जिसमें ये बताया था कौन कौन सा स्टेट सोशल इंडेक्सेस में, जेंडर इंडेक्सेस में, डेवलपमेंट इंडेक्सेस में बेटर कर रहा है। गेटिंग दिस? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन में आप स्टेट सेंटर के बीच का कन्फ्रंटेशन लिख सकते हैं विद द आइडिया ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसका भी मैं मॉडल आंसर दे दूंगा कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। देन उसके बाद जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज एनविसाज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जुडिशियल लेजिस्लेशन, पहले तो टर्म देखो, ऐसे क्वेश्चंस टफ लगते हैं ना। पहले ये बताओ जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या है, इसको कैसे ब्रेक करें। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म समझने की हैं: जुडिशियल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, एंड हाउ दे आर एंटीथेटिकल विद ईच अदर। फर्स्ट टेल मी द टर्म जुडिशियल लेजिस्लेशन। पहली बार सुनी होगी, पहली बार लिखा है। इनफैक्ट ये टर्म बहुत रेयर यूज होता है, जुडिशियल लेजिस्लेशन। व्हाट इज? इसके लिए हमें पता है हम 3 ब्रांचेस में गवर्नमेंट को डिवाइड करेंगे। यू हैव लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव्स, लॉ इम्प्लीमेंटिंग, एंड जुडिशरी एडजुडिकेटिंग। तो जुडिशियल लेजिस्लेशन कहाँ से आ गया? स्पेशल केस में जहाँ पे जुडिशरी In fact, Indian democracy has a unique characteristic where judiciary can also make laws, judge made laws, और यही एंटीथेटिकल है सेपरेशन ऑफ पावर के। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है, अब ये बताओ। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था सेपरेशन ऑफ पावर होगा, उसमें क्या होगा? जिसका काम लॉ बनाने का है वो लॉ बनाएगा, जिसका काम लॉ इंप्लीमेंट करने का वो लॉ इंप्लीमेंट करेगा, और जिसका काम लॉ को एडजुडिकेट करने का वो करेगा। तो 3 अलग चीज़ ब्रांचेस बना दी। तो जुडिशरी का तो कभी काम ही नहीं था लॉ बनाना, तो वो यही तो कह रहे हैं कि जुडिशरी का काम नहीं था लॉ बनाना, और सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्ट्रेरी, इन कॉन्ट्रावेंशन वो लॉ बना रही है। जुडिशियल एक्टिविज्म। कोई एक रिसेंट केस बताओ जहाँ पे जज साहब ने लॉ बना दिया हो। विशाखा गाइडलाइंस, बहुत सारे हैं इस तरह के, ठीक है। देन योर दिल्ली CNG केस, जो दिल्ली में अब CNG बसेस चलती हैं, ये किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं आया था, ये हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के ऑर्डर से आया था। अभी जो दिल्ली में नई लॉ पास हुई, उससे पहले जो चल रही थी वो शायद सुप्रीम कोर्ट की करा दी गई। कौन सा? एयर पॉल्यूशन को घटाने के लिए। हाँ, एयर पॉल्यूशन का MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो अल्टीमेटली वो यही कह रहे हैं कि एंटीथेटिकल है, बिल्कुल है। अच्छा, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, इस पे हमें कुछ लिखना नहीं है, अभी तो क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, अभी तो हमने क्वेश्चन समझा। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हैव गॉट द कॉन्टेक्स्ट। जस्टिफाई फिलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ PILs प्रेइंग फॉर द इशूइंग गाइडलाइंस टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जस्टिफाई करो, क्या ये सही है जजेस का लॉ बनाना? इसमें अब वही बात होगी। अब इस क्वेश्चन का सार क्या आएगा? पहला देखो, ये तो आपको बताना ही नहीं है कि जुडिशियल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। वो आपसे क्या कह रहे हैं? आफ्टर राइटिंग द स्टेटमेंट, दिस इज हाउ दे आर कंफ्यूजिंग यू दीज डेज। अब आप लग गए इस पे लिखने, आधा लिखा, फिर समझ में आया कि अरे ये भी तो था पार्ट, इस पे भी आधा लिखा, लेकिन इस पे तो लिखना ही नहीं है ना। ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये स्टोरी है, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाई करो।
आपका काम है जस्टिफाई करना क्या कि PILs जो कोर्ट जा रही हैं वो ठीक है या नहीं है। अब दोनों तरह की PILs देख लो, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच पे आ जाओ। At many point of time these PILs have been very helpful, at the same time they are overcrowding the already burdened judicial system. Getting this? सही भी है, cases like MC Mehta versus Union of India, cases like विशाखा गाइडलाइंस। On the other hand जुडिशरी overburdened और BCCI का केस जा रहा है, जुडिशरी केस दे रही है IPL मैच पे, हायर जुडिशरी अपना समय खराब करके किस पे लगी हुई है, IPL मैच पे, कि एक कमीशन बनाओ जो IPL को ठीक करे, जो BCCI में रिफॉर्म करे। BCCI को गवर्नमेंट बॉडी थोड़ी है, प्राइवेट क्रिकेट क्लब है, करने दो जो कर रहा है, अपने पैसे कमा रहा है, अपने खर्च कर रहा है। अगर वहाँ करप्शन हो भी रहा है तो वहाँ के ऑफिस बियरर्स देखें, दैट इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट क्लब, क्रिकेट प्लेइंग क्लब, कोई गवर्नमेंट बॉडी थोड़ी है। सो दिस इज वेयर यू कैन सी दैट बार बार जो PILs आ रही हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के लिए वो ठीक नहीं है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ जगह इट इज रिक्वायर्ड एज वेल। वेयर द एग्जीक्यूटिव हैज फेल्ड टू वर्क, दीज PILs आर नेसेसरी। Where the executive are already overburdened with the work, these PILs are unnecessary encroachment of the separation of power. So there has to have a thin line. Why so? Because why they are allowed? Because we follow checks and balances. And in that checks and balances, judiciary को भी और executive को भी balance बना के चलना है। ऐसा नहीं कि जुडिशरी रोज एक PIL शूट करे, मतलब एक PIL एक्सेप्ट करे और जजमेंट शूट करे जिससे एग्जीक्यूटिव ओवरबर्डन हो, और ये भी नहीं हो कि एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा और जुडिशरी सो रही है। सर जुडिशरी तो एग्जीक्यूटिव को कर्टेल भी कर सकती है ना कि आप लॉ बनाओ। एग्जैक्टली, ऑर्डर भी कर सकते हो। PIL तो जस्ट केस ऐसा है ना कि PIL पब्लिक अटेंशन चाहिए, अगर एग्जीक्यूटिव नहीं देख रहा, अगर अपने प्रोविंस में कहीं भी, तो एक PIL के थ्रू आदमी जाके बताए। एग्जैक्टली देखो क्या हुआ ना, जब से PIL आ गया कॉन्सेप्ट तब से लोग एक्टिव हो गए। तो ठीक है, अब जुडिशरी हर चीज़ खुद से, जुडिशरी ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, वो हर चीज़ पे, अब जैसे लेट अस से हम अब एग्जाम्पल ये दे नहीं सकते किसी भी तरह का कि अभी कहीं पे भी कुछ भी होता है तो वो बुलडोजर चल जाता है, ठीक है, बट हम ये लिखेंगे नहीं अभी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप ये देखो कि ऐसे में अगर जुडिशरी आती है, इस चीज़ को रोकती है, तो रूल ऑफ लॉ इंश्योर करती है। गेटिंग दिस? तो PIL के थ्रू आती है, तो PILs तो देखो एक नेसेसरी कंपोनेंट हो गया जुडिशियल ये जस्टिस सीख करने का। अब वो PIL अगर एग्जीक्यूटिव को इंश्योर कर रही है कि वो अपने काम में आगे बढ़े तो दैट इज गुड, लेकिन अगर वो PIL ओवर होती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्म है लार्ज नंबर ऑफ PILs, हर चीज़ के लिए PIL पे चले जाओ, मतलब PIL लेके आप कोर्ट चले जाओ और कोर्ट से बोलो कि इसको इम्प्लीमेंट कराओ, तो जुडिशरी हर चीज़ में नहीं आ सकती। दिस इज़ वेयर अ लाइन हैज़ टू बी ड्रॉन, बिकॉज जुडिशरी हैज़ द पावर, क्योंकि हम बात करते हैं चेक्स एंड बैलेंस की, एट द सेम टाइम जुडिशरी को अपने आप को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, नहीं तो इंक्रोचमेंट होगा पावर्स का। तो यहाँ आइडिया क्या है? आइडिया इज योर जस्टिफिकेशन विद रिगार्ड टू चेक्स एंड बैलेंस। जुडिशरी का रोल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को ये रोल देता है, इसलिए तो हमने स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट नहीं किया कभी। तो PIL से जुडिशरी नहीं आती, उधर नहीं जाती, पार्लियामेंट नहीं जाती। नहीं, PIL तो जुडिशरी के पास आएगी ना। देखो एनफोर्समेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूशन तो हो रहा है, लेकिन एडजुडिकेशन करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा, और एनफोर्समेंट कौन कराएगा? जुडिशरी कराएगी, ठीक है। सो दिस इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट। अब लेटेस्ट से कोई हाईवे है, बहुत टाइम से नहीं बन रहा है, तो पब्लिक परेशान है, तो दे कैन गो टू कोर्ट एंड आस्क कि इसको स्पीड अप करो, पब्लिक हाईवेज को स्पीड अप करो, प्रोसेस को स्पीड अप करो। डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट, देखो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नेक्स्ट ईयर, इस ईयर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट पूछा, नेक्स्ट ईयर इसका इंप्लीमेंटेशन विद रिगार्ड टू जुडिशरी पूछ लिया। डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रादर इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस? एक्सप्लेन। डू यू थिंक, क्या लगता है? फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। Do we are we using it, or is it the part of the constitution? Do you think India is using, or the Indian constitution allows you strict separation of power? Strict separation of power. No? How? Just one example. Appointment of judges is by through President of India. Exactly. On the other side you have member of parliaments. Within these member of parliaments you have council of ministers. These council of ministers are mentioned in the
executive nature, executive head of the constitution. On the other side you have other member of parliaments who are not the executive. They only have, both of them have legislative power. So that means for example कांग्रेस का MP है तो लेजिस्लेटिव पावर है बस उसके पास, लेकिन बीजेपी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो लॉ बना भी रहे हैं प्लस लॉ को एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। तो इससे पता चल जाता है हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को तो फॉलो करते ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड जजेस अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एंड रिमूव्ड बाय द लेजिस्लेचर, रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट। कौन रिमूव करता है जज को? इम्पीचमेंट जिसको आप कहते हो, है ना, ठीक है, सिमिलर। तो दिस इज वेयर वी डू नॉट फॉलो दिस स्ट्रिक्ट सेपरेशन। हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन को फॉलो ही नहीं करते, हम फॉलो करते हैं चेक्स एंड बैलेंस को, जहाँ पे जुडिशरी लॉ बना भी सकती है, जुडिशरी लॉ को इन्फोर्स भी कर सकती है, जहाँ पे आपके एक सेट ऑफ एग्जीक्यूटिव लॉ बनाते भी हैं और इसको फिर सिमिलरली चेक्स एंड बैलेंसेस सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकता है। चेक्स एंड बैलेंस किसी भी तरह से हो सकता है। आइडिया ये है कि रॉन्ग डन बाय वन शैल बी बैलेंस्ड एंड चेक्ड बाय अनदर। लेट अस से पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, लेजिस्लेटिव बॉडी है, प्रेसिडेंट ने उस लॉ को अप्रूव कर दिया। एग्जीक्यूटिव बॉडी, हमारे लॉ मेकिंग अकेले लेजिस्लेचर नहीं करता, मिलके करते हैं। अब ये लॉ is not according to the spirits of the constitution, then who will check and balance? Now judiciary has the power to scrap the law, okay, or judiciary also have the power to scrap it and pass a new law, means by order they can tomorrow come up with the order कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होगा, do it like this, फिर वही चलने लगेगा। Got this? पार्लियामेंट भी हो सकता है, जैसे लोकसभा ने कोई स्कीम लाया, बिल पास किया, राज्यसभा ने उसे कटेल के वो उन्होंने मना कर दिया, वो भी चेक, वो तो लेजिस्लेटिव चेक्स एंड बैलेंस है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के साथ पूछा है आपसे, वो तो विद इन द लेजिस्लेचर है। यहाँ पे आपसे पूछा है सेपरेशन ऑफ पावर के साथ, तीन ब्रांचेस के बीच में, वो तो सिमिलर ब्रांच है ना, वो इंट्रा ब्रांच है, ये इंटर ब्रांच है, ठीक है, दिस इज इंटर ब्रांच इन नेचर। गॉट दिस? समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। तो पेपर इजी आता है पॉलिटी का। आइडिया बस यही है कि ज्ञान चक्षु खुले रखने, रेजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज रिगार्डिंग टू हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अभी टर्म नहीं सुना था किसी ने, आई हैव बीन टीचिंग इट सिंस पास्ट 7 years। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन टर्म ऐसे ही समझ लो, नहीं पता, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। What is the term harmonious construction? ऐसे ही बता दो ना, harmony between two. Let us say if I ask you which is supreme, fundamental right or DPSP? कहाँ लिखा है? ऐसा कुछ होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखता नहीं। जब इतना कुछ लिख दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो वो भूल गए थे लिखना कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम एंड DPSPs आर सेकेंडरी इन नेचर और सेकेंड इन नेचर। सेकेंड इन नेचर, सेकेंडरी नहीं, सेकेंड इन नेचर। कहीं ऐसा लिखा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्राइमेसी शैल बी गिवन टू फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट DPSP? कोर्ट्स ने तो ऐसा किया 1951 में, उनको लगा फंडामेंटल राइट तो प्राइम है, सुप्रीम है। इनफैक्ट 1967 I.K. गोलकनाथ केस में भी कोर्ट ने यही कहा था। फिर क्या हुआ, फाइनली 1980 में बात समझ में आई कि देयर इज समथिंग कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यानी दोनों के बीच में हार्मनी कंस्ट्रक्ट करके चलो। जहां पे लगे इंडिविजुअल राइट देना वहां इंडिविजुअल दे दो, और जहां लगे जैसे UCC इंप्लीमेंट होगा, ऑन वन साइड इन आर्टिकल 25 यू आर सेइंग यू हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन इन योर ओन वे, ऑन अदर साइड वी आर कमिंग अप विद UCC। अगर UCC आ गया तो आपका रिलीजियस राइट नहीं चला जाएगा, तो फिर आप तो अगर फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, कैसे UCC तो ला ही नहीं सकते आप। दिस इज वेयर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की पब्लिक एट लार्ज अगर उससे बेनिफिट हो रही है तो स्टेट की ड्यूटी है उसे इम्प्लीमेंट करना, इररिस्पेक्टिव 2-4 लोगों का राइट जा रहा है तो जाने दो। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन को यही कह के रोका गया था 1951 में कि ये तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15(1) कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, तो अब रिजर्वेशन लाए कैसे?
रिजर्वेशन वॉज नेवर द ओरिजिनल स्कीम। ओके, तो 51 में यही बोला गया चंपकम दुराई राजन केस में कि फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ये कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट। फिर आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते। लेकिन आर्टिकल 46 ये भी तो कहता है SC/STs के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने चाहिए, तो हमने DPSP को ऊपर रखा और फंडामेंटल राइट को नीचे। दिस इज कॉल्ड योर आइडिया ऑफ, ये सारे डॉक्ट्राइन्स हम करेंगे इन डिटेल। देन नेक्स्ट इज, देन दिस वाज अगेन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014, हायर जुडिशरी, वही कॉलेजियम सिस्टम की बार बार बात हो रही है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अच्छा, दिस वाज वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, व्हाट वाज हेल्ड इन आयर कोहेलो केस, बिकॉज इन 2016 ओनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9th शेड्यूल कैन बी री एग्जामिन्ड फ्रॉम डे 1, फ्रॉम द डे इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। कब आया था 9th शेड्यूल? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसीलिए क्योंकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी चर्चा की थी इस बारे में, और ये 2007 का केस था, इसलिए यूपीएससी ने पूछ लिया। दिस इज विद रिगार्ड टू दी शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेज दैट शेड्यूल 9 कैन बी जुडिशियली चेक्ड, देयर इज नो ब्लैंकेट बैन ऑन शेड्यूल 9। क्लियर है? इन द कॉन्टेक्स्ट कैन यू से जुडिशियल रिव्यू इज द की इंपॉर्टेंट अमंग द बेसिक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि आयर कोहेलो में, उससे पहले केशवन भारती में, मिनेर्वा मिल्स केस में, तीनों केस में कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहे हैं ना? फिर सेपरेशन ऑफ पावर फिर से आ गया, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत क्लियर है। एंड द नेक्स्ट इज योर यूनियन स्टेट्स, कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2020 में आया था विद रिगार्ड टू दी पंचायती राज, द 3F प्रॉब्लम इट वाज आस्क्ड, फंक्शन एंड फंक्शनरी। Highlight the critical challenge faced by local institution in terms of functionality in the recent times. Clear? Then reservation of seats of women, फिर finance commission 2018 में assess the importance of पंचायत system। तो ये पंचायत और जो ये वाले एरियाज हैं सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, जबकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत, फेडरल स्ट्रक्चर। LG वाला इशू केस आया था इसलिए पूछा गया, 370 बार बार न्यूज़ में था, पूछना ही था उन्होंने। देन उसके बाद ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले डाउन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, येस ऑब्वियसली, एंड हाउ इट लेड। ठीक है, तो वो पॉइंट्स आई गेस चीज़ें क्लियर हैं अब। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बिकॉज परमानेंट वाटर डिस्प्यूट कमीशन पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 2015 में इसको डिज़ाइन किया गया था और पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इट वॉज आस्क्ड। एनी स्पेसिफिक डाउट यू हैव? कोई और डाउट आप पूछना चाहते हो तो समझ में आ रहा है पॉलिटी कैसे होगी? बहुत सिंपल है पॉलिटी। 4-5 टर्म उसके उसी के अराउंड सर्विस, कुछ एक ऐसे कीवर्ड्स हैं पॉलिटी में, वही आपको आंसर में लिखने हैं। लक्ष्मीकांत आपको थॉरो करनी है। ठीक है, एक बार थॉरोली लक्ष्मीकांत हो जाती है, देन उसके बाद करंट अफेयर्स आपका न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल से कवर हो जाएगा, प्लस जो गाइडेंस प्रोग्राम है इसका मेंस का, उसमें भी सब कुछ हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो भी सोर्सेज, और क्या सोर्स कर रहे हो इसके लिए? कोई सोर्स है भी नहीं वैसे, तो वैसे कर क्या रहे हो? करंट अफेयर, ठीक है, डन है। इस तरह से आप कर सकते हो बिल्कुल। तो इस तरह से आप इजीली इसको कर पाओगे। एंड कोई बुक ऐसा सच अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं DD वसु पढ़ना चाहिए, ये सब पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना। फाडी एंड ऑल दोज बुक्स नहीं करना है। देखो क्वेश्चन बहुत एनालिटिकल है, ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग से या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से भी निकल जाएंगे। क्वेश्चन देखने में टफ है, लेकिन अगर इफ यू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आएगी तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो डर गए, सर ये जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या होता है, ये तो सुना ही नहीं था कभी। अरे ऐसी ब्रेक कर लो, सुना तो मैंने भी नहीं था कभी, यूज़ ही नहीं होता ये टर्म, कर लिया यूज़। जुडिशरी जब लेजिस्लेट करती है तो वो जुडिशियल लेजिस्लेशन हो जाता है। तो बहुत सारे टर्म्स सुने नहीं होंगे, लेकिन देन एंड देयर सॉल्व हो जाएंगे। बस आइडिया ये है कि बेसिक्स जो है वो आपके क्लियर हैं। क्लियर? एनी अदर डाउट? ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन आई गेस इंटरनल सिक्योरिटी। यू कैन न्यू टर्म्स आ जाए एग्जाम में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी सर, अगर नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूँ। न्यूज़पेपर में बहुत टाइम से थी, यूपीएससी ने तो 2020 में पूछी है, 2018 से बार बार आ रही है न्यूज़पेपर में। और आ भी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल और मोरालिटी ब्रेक तो कर ही सकते हैं ना। तभी मैंने सबसे पहले आपसे मोरालिटी का एग्जाम मीनिंग पूछा। अगर आपको मोरालिटी का मीनिंग क्लियर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी
लेटेस्ट से टर्म आ जाती है। तो इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी क्या गई भाई, जो इंस्टीट्यूशन के रूल्स हैं, टाइम से आना, वो इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी हो गई। आइडिया इज मोरालिटी, ठीक है, एंड देन आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया, तो जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गई, क्योंकि वर्ड का हर कॉन्स्टिट्यूशन अलग बात कहता है। तो सर ये थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम कर दिए, कैसे हम तैयारी करें पेपर 2 की? पेपर 2 के लिए देखो, आपने लक्ष्मीकांत को थॉरो कर लिया है, आप इस ईयर मेंस लिखने जा रहे हो, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं प्रीवियस कुछ 1-6 महीने के, आप उनको, जिसमें प्रताप भानु मेहता स्पेसिफिकली अगर आ रहा है, ठीक है, सुहास पालिशकर का अगर आ रहा है, पालशेकर का अगर आ रहा है, देन उसके बाद देयर इज़ वन पर्सन इंडियन एक्सप्रेस में, आई फॉरगेट नॉट गेटिंग हिज नेम, यूएसए से लिखते हैं वो, मेरे एक दिमाग स्लिप, नाम स्लिप हो गया, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो ये 3-4 एडिटोरियल्स अगर आप करोगे तो मोर देन इनफ है। बस जो इतने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एडिटोरियल्स उनको छोड़ देना। ऐसा देखो, एडिटोरियल पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है कि जो भी आपके सिलेबस का कीवर्ड है ना, अगर वो कीवर्ड आपके एडिटोरियल में मेंशन्ड है, उस एडिटोरियल को पढ़ लो, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको इंपॉर्टेंट दे जाएगा जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो सके तो अब तो टाइम कम है, अगर टाइम है ज़्यादा तो उसको एक कॉपी पे नोट डाउन कर लो, वो इंपॉर्टेंट लाइंस, बस उसका क्रक्स ले लो, जिस्ट ले लो, तो दिस इज़ मोर देन नाउ। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। पॉलिटी में इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, सबसे कम पढ़ना है तो उसमें बेसिक फोकस आ जा रहा है, फैक्चुअल चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि लक्ष्मीकांत आपको फैक्चुअली हेल्प करेगी। लक्ष्मीकांत में देखो, मेंस के लिए लक्ष्मीकांत में अब कुछ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपके जो फैक्ट्स पुराने आपने मार्क करके रखे ना, उनको रिवाइज कर लो। जैसे राज्यसभा के वोटिंग पैटर्न को देख लेना, अभी लेटेस्ट से दे कैन आस्क दिस ईयर हाउ राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड, एन्यूमरेट, तो वो वोटिंग पैटर्न देख लेना एक बार, सिंपल सा टेबल, जितने टेबल्स दे रखे हैं लक्ष्मीकांत में कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट वाली, वो एक बार देख लेना, तो वो आपको एक फॉर्डर दे देंगी फॉर राइटिंग द आंसर देन इन देयर, तो बहुत जल्दी क्विकली हो जाएगा। देन फंडामेंटल राइट्स को लेके ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। अमेंडमेंट प्रोसेस को बहुत थॉरली देख लेना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि अमेंडमेंट कैसे होगा, या कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ या डी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन पूछ लें। इस बार कॉन्स्टिट्यूशनलाइज ऑफ कमीशन पूछा आपसे, डी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन पूछ लें, तो डी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन मतलब वहाँ से रिमूव करना, कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव करना मतलब अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करो या डीकॉन्स्टिट्यूशनलाइज करो, नया आर्टिकल डालो, आर्टिकल डिलीट करो, है तो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसेस सेम है। जैसे इस बार क्वेश्चन था कि कैन प्रेसिडेंट असेंट इज नेसेसरी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये इसी तरह से, तो ये फैक्चुअल चीज़ें। तो इस बार जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थे ना, उसके जो आपके वो हैं स्टेटमेंट्स हैं, उनको एक बार फिर से पढ़ लेना, वो आपको ऑटोमेटिकली हेल्प कर देंगे इस तरह के फैक्ट्स में। तो फैक्चुअल चीज़ें लक्ष्मीकांत से, एनालिटिकल चीज़ें आपकी एडिटोरियल से, करंट अफेयर्स से, और फिर उसका जिस्ट बना के आंसर लिखना। करंट अफेयर अभी कहाँ से पढ़ेंगे? मतलब न्यूज़पेपर तो चल रहा है, अब मोर देन एनफ, देखो उसके बाद जो भी एक आप सोर्स ले रहे हो, उस एक सोर्स को आप थॉरो करो। आइडिया इज़ वन सोर्स, करंट अफेयर्स का बस एक सोर्स करो फॉलो, मोर और लेस स्टैंडर्ड सोर्स करो, एक अच्छा सोर्स, और उसी का रिपीटिशन जितना ज़्यादा रिपीट करोगे। देखो यूपीएससी क्रैक करने का सबसे एक ही मंत्र है सबसे इंपॉर्टेंट, कि वन सोर्स मेनी टाइम्स रादर देन मेनी सोर्स वन टाइम। स्टूडेंट्स करते हैं मेनी सोर्स वन टाइम, आपने करना है वन सोर्स मेनी टाइम, क्योंकि मेनी सोर्स में दिया तो वही होगा ना, कोई इंस्टीट्यूशन अपना थोड़ी करंट अफेयर्स बना रहा है, जो न्यूज़ में था दे तो सब वही रहे। तो आपको जो सूट करता है, जो भी आपको लेटेस्ट, आपको एक डॉक्यूमेंट पसंद है क्योंकि आपको उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग पसंद है, या फिर उसका साइज कंटेंट का पसंद है, जैसे ठीक दे रखा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं दे रखा, तो वो आप उसको फॉलो कर लो, दैट इज़ रिक्वायर्ड। क्या करते हैं आप? तो उसमें सर अभी एक ही लक्ष्मीकांत की है और न्यूज़पेपर, इसके अलावा कोई चीज़ मतलब नहीं, मोर देन एनफ है। उसके अलावा अगर आप कोई करंट अफेयर्स फॉलो करना चाहते हो तो आप ओनली एज करंट अफेयर्स ले लो, या जो भी आपको लगता है कि मेरे लिए बेस्ट है आप वो ले लो, और सिर्फ उसी को बार बार करो। करंट अफेयर अप्रैल से देखना शुरू कर लें। ऑलमोस्ट देख लो, प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी कवर किया था, तो पहले से भी ले लो ना, रिवाइज हो जाएगा। वॉट एवर अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो लो आप इसको वहीं से अक्टूबर नवंबर से। हाँ, और इनफैक्ट पॉलिटी में हो रहा है ना, अब जैसे 2020 में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पूछा, जजमेंट 2018 में आई थी, तो एक बार ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स 1-2 साल की, वो कुछ ऐसा हम यहाँ पे भी कर दें, कुछ जो 2-3 साल की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें से आ सकते हैं, तो उसका एक कलेक्शन यहाँ पे रेडी करा देंगे, सो दैट आप उनको डायरेक्टली रेफर कर लो। PDF फॉर्मेट में, हाँ, PDF फॉर्मेट मिल जाएगा वो। क्लियर? कोई और डाउट?
फिर कल इसी से क्लास होगी। कल का एक बार सर से पूछना टाइम टेबल क्या है। आईआर के लिए क्या है? कल शायद आईआर के लिए ही है, शायद कल रेगुलर क्लास आपकी थर्सडे से पॉलिटी की। क्लास की आज लिखा है 1.5 घंटे आईआर है। नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी है ना अभी। अच्छा, इंटरनल हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी है, बस स्टार्ट हो रही है अब। ठीक है।